मोल इन केमिस्ट्री एक वाइड रेंज वाला कॉन्सेप्ट है जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम समझेंगे कि मोल बज़ाते ख़ुद क्या है, मोल और एवोगैड्रो नंबर, उनकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशंस, मोल एंड केमिकल इक्वेशन, मोल और इलेक्ट्रॉन का आपस में ताल्लुक, मोल एनर्जी और चार्ज, मोल और बॉन्ड एनर्जी, मोल एंड गैस वॉल्यूम, मोल एंड हीट एंथैल्पी एटसेट्रा, मोल एंड कंसंट्रेशन, मोल एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड मोल एंड फार्मूली। तो वन बाय वन इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे विद द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और फार्मूला यूनिट्स हैं। तो ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होती हैं और इनकी मेजरमेंट के लिए मोल बतौर यूनिट, जो SI में 7 बेसिक यूनिट हैं सिस्टम इंटरनेशनल में, तो उसमें एक यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है जो मोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंस सैंपल ऑफ प्योर मैटर, तो वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। एलिमेंट जो सेम एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर से बना हो, दैट इज़ एलिमेंट। और कंपाउंड जब डिफरेंट एटम एक ख़ास रेशो से मिल जाएं तो वो एक कंपाउंड बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल एग्ज़ाम्पल इज़ कि अगर हम हाइड्रोजन को सिर्फ ले लें तो ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन को ले लें O2 तो ये एलिमेंट है। लेकिन जब ये दोनों आपस में इस रेशो से मिलते हैं कि H2O, तो ये वाटर कंपाउंड बन जाता है। और अगर इस रेशो से मिल जाएं कि H2O2, तो फिर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड एक दूसरा कंपाउंड बन जाता है। तो ये प्योर मैटर के सैंपल्स हैं। अब इनमें कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने फार्मूला यूनिट्स एट्सेट्रा हैं, तो वो हम मालूम करेंगे या उनकी मेजरमेंट हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोल। पहला आते हैं कि मोल, आप यहाँ से समझ लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि 12 आइटम्स, तो 12 आइटम्स को कहा जाता है 1 डज़न, यानी एक दर्जन में 12 चीज़ें होंगी। बस ये माना गया यूनिट है कि एक दर्जन में 12 चीज़ें होंगी। तो इसी तरह से अगर हम 6.023 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स जमा करें तो ये पार्टिकल्स कहलाएंगे 1 मोल। यानी एक मोल में इतने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, एट्सेट्रा। ये जो 6.023 इंटू 10 पावर 23 है, दिस is also termed is Avogadro's number। इसको एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। एवोगाड्रोस नंबर अमूमन डिनोटेड बाय कैपिटल N सब कैपिटल A। तो एक मोल में एक एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे आपने पॉइंट याद रखना होगा कि अगर 1 मोल में हमसे पार्टिकल्स पूछे जाएं तो 1 मोल हैज़ 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक पॉइंट यहाँ पे। दूसरे तरीके से मोल को जब हम मास में ज़ाहिर करते हैं तो उसको कहा जाता है मोलर मास। यानी अगर हम ले लें कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो अब इस हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में ज़ाहिर कर दें। यानी हाइड्रोजन है
1.0087 AMU। ये हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है, और जब ये मॉलिक्यूल बन जाएगा तो H2 हो जाएगा। अब H2 का जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा तो वो हो जाएगा, राउंड ऑफ करके हम इस्तेमाल करते हैं, सो दैट इज़ 2 AMU। तो अब जो ये एटॉमिक मास यूनिट इसके साथ लगा है, इसको हटा के इसके साथ ग्राम लगा दें तो ये हो जाएगा 2 ग्राम। सिमिलरली 1 मोल ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है राउंड ऑफ करके 16 AMU। जब मॉलिक्यूल बन जाएगा तो हो जाएगा 32 AMU, और इधर हम इसको लगा देंगे 32 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ 32 ग्राम्स। सिमिलरली अगर हम 1 मोल सोडियम लेंगे तो 1 मोल सोडियम एलिमेंट, इसका जो एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो वो हो जाएगा 23 ग्राम। एंड इन द सेम वे 1 मोल आयरन है तो आयरन का एटॉमिक मास 56 AMU है, तो इधर हो जाएगा 56 ग्राम। सिमिलरली अगर हम कोई कंपाउंड लेते हैं, 1 मोल वाटर ले लें तो ये हो जाएगा, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो ये हो जाएगा 18 ग्राम। अगर हम 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो इसका जो फार्मूला मास है तो 23 फॉर सोडियम प्लस 35.5 फॉर क्लोरीन, तो टोटल बन जाएगा 58.5 ग्राम। अब यहाँ पे आते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम है, लेकिन अब इसमें जो मौजूद हैं तो वो 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अभी जो हमने समझा कि एक डज़न 12 आइटम्स रखता है, तो 1 मोल उस सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स रखेगा। अब हाइड्रोजन गैस है तो पार्टिकल उसके मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें एक एवोगेड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। 1 मोल ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम। अब इसमें यही नंबर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब अगर हम सोडियम की तरफ आएँ जो 23 ग्राम है, तो सोडियम में अब होंगे 6.023 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। चूँकि सोडियम एक एलिमेंट है और एलिमेंट एटम से बना हुआ होता है, तो इस वजह से इसमें जो छोटे पार्टिकल्स हैं तो वो एटम्स होंगे। इसी तरह से आयरन को अगर हम देखें तो वो भी किसी दूसरे एटम से नहीं मिला, जस्ट Fe उसका सिंबल लिखा गया है, तो ये भी एलिमेंट हुआ, तो इसमें भी एटम्स ही होंगे इतने मकदार के, तो इसमें इतने मकदार के एटम्स। अब पानी एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड मॉलिक्यूल से बनते हैं, इनके जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वाटर 18 ग्राम है, लेकिन इसमें 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। मॉलिक्यूल्स। अब सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड को हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और फार्मूला यूनिट इसमें अब
इतने ही मौजूद होंगे। चूँकि ये 1 मोल है, 6.023 या 2 ही लिख सकते हो, इंटू 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। वीडियो में आप ऊपर जो दिया गया है तो उसमें देख सकते हो फार्मूला यूनिट, मॉलिक्यूल, इसमें क्या फ़र्क है, उस पर एक अलग वीडियो मौजूद है। इधर हम जस्ट मोल पे फोकस कर रहे हैं। तो अब अगर हम इन सारे क्वांटिटीज़ को देखें, 1 मोल कंटेन्स सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन मासेस में फ़र्क आ रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दिया जाए कि आप इस गिवन मास को 1 मोल में कन्वर्ट कर दें। मसलन अगर पानी 18 ग्राम के बजाय 5 ग्राम हो, तो अब 5 ग्राम पानी कितने मोल का होगा? 18 ग्राम पानी 1 मोल का होता है, लेकिन 5 ग्राम पानी कितने मोल का होगा? तो उसके साथ कैलकुलेशन हमने फिर इस फॉर्म में करनी होगी। फार्मूला ये है, moles is equal to given mass in grams divided by molar mass। रिमेंबर, जो आपको मास दिया गया होगा उसको आप ग्राम्स में कन्वर्ट करके इस्तेमाल करोगे, और मोलर मास जो सब्सटेंस दिया जाए उसका 1 मोल का मास कितना बनता है, तो उस ग्राम को उस मोलर मास पे डिवाइड कर दें, सो यू विल गेट द मोल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, find moles in 8 gram of methane CH4। अब ग्राम्स तो डायरेक्टली मास दिया गया है, मोलर मास ऑफ मीथेन आप फाइंड कर सकते हो। तो मीथेन CH4, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सो यू विल गेट 16, और जब मोलर मास होगा तो ग्राम पर मोल। अब फार्मूला जो है दैट इज़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। वी हैव 8 ग्राम एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास 16 ग्राम पर मोल, एंड thus we will get 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 ग्राम ग्राम के साथ ख़त्म हुए मोल या 0.5 मोल। तो रिमेंबर, ये रिलेशन आपने हर जगह आपके इस्तेमाल में आएगा, दैट इज़ मास डिवाइडेड बाय मोलर मास टू फाइंड द moles। Mole and Avogadro's number। Avogadro's number 6.023 into 10 power 23। Avogadro's number denoted by capital N sub capital A। मोल और एवोगाड्रो में रिलेशन अब ये है, 1 मोल ऑफ ईच सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होगा, इज इक्वल टू 6.023 into 10 power 23 particles। This is the relation between mole and Avogadro's number, और ये बहुत ही ह्यूज नंबर है। तो 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। अगर 2 मोल हो जाए तो एवोगाड्रो नंबर भी फिर डबल होगा, 3 मोल हो जाए तो एवोगाड्रो नंबर भी फिर ट्रिपल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमसे पूछा जाए कि 1 मोल एमोनिया गैस NH3, कितने मॉलिक्यूल इसमें होंगे? सो 1 मोल है तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स।
अगर कहा जाए कि 1 मोल आयरन है, तो अब आयरन एलिमेंट है और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एटम कहलाते हैं। सो 1 मोल आयरन है 6.023 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। कोई आयोनिक कंपाउंड दिया गया हो तो 1 मोल of calcium carbonate has 6.023 into 10 power 23 formula units। अब अगर एमोनिया 2 मोल हो जाए तो फिर इसमें 2 एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। आयरन 2 मोल दिया जाए तो इसमें अब फिर 2 एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल दिया जाए तो इसमें 2 मोल्स ऑफ फार्मूला यूनिट्स हो जाएंगे। दे हैव द डायरेक्ट रिलेशन इन 1:1 रेशियो। 1 मोल 1 एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 2 मोल तो 2 नंबर ऑफ एवोगेड्रो पार्टिकल्स। Example, how many molecules are there in 0.5 mole of carbon dioxide? सॉल्यूशन में देखें, लिख दें कि 0.5 मोल डिवाइडेड बाय 1, फिर मल्टीप्लाइड लगा दें। अब आप मोल और पार्टिकल का रिलेशन समझें। तो वो रिलेशन हमें एवोगाड्रोज नंबर देता है कि 1 मोल जो भी पार्टिकल सब्सटेंस हम लेंगे उसमें 6.023 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। तो इधर मॉलिक्यूल्स हैं तो आप डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स लिख दें। हमने मोल नीचे लिखा क्योंकि इधर मोल ऊपर है ताकि दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। तो मोल मोल के साथ ख़त्म हो जाएगा और आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दी आंसर। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ यूँ कर दें कि ये 0.5 है मल्टीप्लाइड 6.023 इंटू 10 पावर 23। पॉइंट यहाँ से हटेगा तो नीचे 10 लग जाएगा, तो हमारे साथ आगे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड 6.023 इंटू 10 पावर 23 और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 10 पावर -1 हो जाएगा। फर्दर कैलकुलेशन अब सिंपल हुआ। 5 को अब इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इससे मल्टीप्लाई करोगे 30.115 इंटू 10 पावर 23 -1 becomes 22। अब अगेन एक्सपोनेंशियल नोटेशन में पॉइंट से पहले आपने एक डिजिट छोड़ देना है। यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो पॉइंट लेफ़्ट की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 3.0115 इंटू 10। और जब हम पॉइंट को मूव करेंगे तो साथ में इधर जो एक्सपोनेंट है पावर है उसमें भी चेंज आएगा। तो रिमेंबर, अगर हम पॉइंट लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे तो ये नंबर इंक्रीज़ होगा, राइट की तरफ ले जाएंगे तो नंबर डिक्रीज़ होगा। तो अब पॉइंट को एक डिजिट हमने मूव किया है टूवर्ड्स द लेफ़्ट, तो इस वजह से अब ये हो जाएगा 23। 22 था, एक पॉइंट डिजिट पॉइंट मूव हुआ तो एक पॉइंट ये बढ़ जाएगा 23 और लिख दोगे मॉलिक्यूल्स। दूसरा रिलेशन जो आपको याद होना चाहिए तो वो ये होगा कि जिस सब्सटेंस के पार्टिकल्स मांगे गए हैं, मे बी एटम हो, मॉलिक्यूल्स हों, आइंस हों, तो इजिकल टू गिवन मोल्स, जो आपको मोल्स दिए गए हैं, मल्टीप्लाइड एवोगैड्रोस नंबर
तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से आपको यही मिलेगा जो इधर हमने सॉल्व किया। सो यू विल गेट दिस पार्टिकल इनटू गिवन मोल्स मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं वो कहलाती हैं रिएक्टेंट्स, और जो वो बना जाती हैं दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स। तो हम रिएक्टेंट्स के सिंबल्स या फार्मूला लिख देते हैं और फिर उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स के सिंबल या फार्मूला लिख देते हैं, और इस तरह से उस पूरे प्रोसेस को, एक केमिकल चेंज को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, नोन एज केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मीथेन गैस जलाते हैं तो मीथेन गैस का फार्मूला CH4। हवा में जलने के दौरान ऑक्सीजन उससे रिएक्शन करता है तो इसको कंबस्शन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये दो रिएक्टेंट्स हैं। ये मीथेन जब जलता है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है गैस के फॉर्म में, और वाटर प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ गैसियस, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रिलीज़ हुआ हीट वाटर को भी गैस फॉर्म में कन्वर्ट करता रहता है। तो अब ये बर्निंग ऑफ मीथेन एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल चेंज है, और इसको हमने इस इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट किया। दिस इज़ वाई इट इज़ नाउ ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको ओबे करने के लिए इसको बैलेंस करना ज़रूरी होगा, क्योंकि उस लॉ के मुताबिक मैटर के नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 4 थे लेकिन प्रोडक्ट में अब 2 हो गए हैं, तो मीन्स कि हमने मैटर को ख़त्म किया। नहीं, मैटर ख़त्म नहीं हुआ, हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। बैलेंसिंग करने के लिए कुछ कोएफिशिएंट लगाने होंगे, और कोएफिशिएंट अब यहाँ से, अब कार्बन 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर से 1, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी 1, तो मीन्स के दोनों कार्बन 1-1 हैं, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 4 हैं, और अगर हम प्रोडक्ट में देखें H2O में तो हाइड्रोजन 2 हैं, तो इधर 2 लगा देना होगा ताकि 2 2s are 4 हो जाएं। तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन पूरे हुए। और अब अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 हैं, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हैं, और ये जो हमने कोएफिशिएंट लगाया इसने इस ऑक्सीजन को भी 2 किया, तो 2 2 4 ऑक्सीजन हैं प्रोडक्ट की साइड पे, और 2 ऑक्सीजन हैं रिएक्टेंट की साइड पे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 2 लगा देना होगा। तो इस तरह से ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। अब इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मोल, जो ये कोएफिशिएंट हम लगाते हैं, ये उनके मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। एक आसान एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, फिर इधर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव आयरन रिएक्टेड विद सल्फ़र, अमूमन हीट, और आयरन सल्फाइड बन जाता है। इक्वेशन बैलेंस्ड है। यहाँ से 1 लिखा नहीं जाता। 1 मोल ऑफ आयरन is reacting with 1 mole of sulfur and producing 1 mole of iron sulfide। तो ये जो कोएफिशिएंट है ये इनके मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से एक और रिएक्शन, नाइट्रोजन गैस when reacts with hydrogen gas produce ammonia gas। अब एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस कर दें। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन 2, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 1, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे। अब ये 2 हाइड्रोजन के 3 से मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा, तो इधर भी हाइड्रोजन को 6 करने के लिए हम 3 लगा देंगे। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हुआ।
अब यहाँ से मोल फाइंड करने हैं, तो कोएफिशिएंट नाइट्रोजन का 1 है। इट मीन्स कि व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दे प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ एमोनिया। इसी तरह से कंबस्शन रिएक्शन जो ऊपर हमने बैलेंस किया, तो यहाँ पे अब 1 मोल मीथेन, सॉरी इट्स नॉट कार्बन, 1 mole of methane reacts with 2 mole of oxygen, giving 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. अब इन्हीं रिलेशंस को हम अपने प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, find moles of Al2O3 aluminum oxide when 6 moles of aluminum is reacted with oxygen gas. ऑक्सीजन गैस का अमाउंट नहीं दिया गया है, एज एक्सिस रिएजेंट लिया गया है। इक्वेशन भी हमें दिया गया है। रिमेंबर इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस्ड है। कहीं पे आपको बैलेंस्ड इक्वेशन ना दिया गया हो तो पहले आप उसको बैलेंस करेंगे और फिर जाके अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में हमें नज़र आ रहा है कि 4 मोल ऑफ एमोनियम रिएक्टिंग विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन और प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब उन्होंने 6 मोल ऑफ एल्यूमिनियम दिया है कि अगर 6 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है तो इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन, यहाँ पे जो इक्वेशन में मोल रेशो है उसी मोल रेशो के मुताबिक जो गिवन अमाउंट है वही अमाउंट प्रोड्यूस होगा रेशो के मुताबिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेशो समझते हैं कि हमें यहाँ पे क्या रेशो मिलेगा। तो इक्वेशन में 4 मोल एल्यूमिनियम लिख दें, 4 मोल एल्यूमिनियम रेशो एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इस 4 को 4 पे डिवाइड करें ताकि 1 हो जाए, तो 4 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ भी इस 2 को 4 पे डिवाइड कर दें ताकि हमें पता चले कि 1 मोल एल्यूमिनियम से कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 0.5 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब अगर हम देखें कि अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड 1 हो तो वो एल्यूमिनियम 1 मोल हो तो आधा मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अब वो 6 मोल दे चुके हैं, सो 6 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड 0.5, 0.5 इज इक्वल टू 3.0 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब 1 से हाफ प्रोड्यूस होता है तो 6 से 3 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से मोलर कैलकुलेशन आप कर सकते हो। इसमें रिएक्टेंट दिया गया था, प्रोडक्ट मांगे गए थे। आपको प्रोडक्ट दिए गए होंगे, रिएक्टेंट मांगे जा सकते हैं। उस पर एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर नीडेड टू प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ एमोनिया गैस, और इक्वेशन दिया गया है। तो क्वेश्चन में ये मांग रहे हैं कि 5 मोल्स एमोनिया हमने बनाना है, इसके लिए कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो रिएक्टेंट्स मांगे गए हैं, प्रोडक्ट दिया गया है। अब अगर हम इक्वेशन में जो स्टाइक्योमेट्रिक मोल रेशियो है वो देखें तो उससे हमें ये मिलेगा, इक्वेशन में
2 मोल एमोनिया बनता है 3 मोल हाइड्रोजन से। यानी लिख दें कि 2 मोल एमोनिया 2 मोल NH3 इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको हम देखते हैं कि 1 मोल एमोनिया के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा, तो आप ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मेथड इसका ये कि यहाँ पे 2 को 2 पे डिवाइड कर दें और 3 को भी 2 पे डिवाइड कर दें। 2 कैंसिल होके हो जाएगा कि 1 मोल एमोनिया जब बनता है तो इसके लिए 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो 3/2 1.5 मोल हाइड्रोजन। अब वो के 5 मोल एमोनिया, तो वेरी इजी अब हो गया है 5 मोल एमोनिया इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 1.5 इज इक्वल टू 7.5 मोल ऑफ एमोनिया। एक और पॉइंट जो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो, तो वो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 2 एग्जाम्पल से हम कंपैरिजन करेंगे। अमूमन सिंपल रेशो हमें दी जाती है, मोल की हो या मास की हो। इधर चूँकि मोल की बात हो रही है, तो देखें इस इक्वेशन में 1 मोल आयरन है, 1 मोल सल्फ़र से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल आयरन सल्फाइड बन रहा है। यहाँ पे 4 मोल एल्यूमिनियम है, 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। अब इनकी कोई भी क्वांटिटी हम लेंगे तो इसी मोल रेशियो से वो रिएक्ट करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह देते हैं कि ये 0.1 मोल आयरन है, तो अब 0.1 मोल आयरन के लिए 0.1 मोल सल्फ़र ही चाहिए होगा और 0.1 मोल आयरन सल्फाइड ही बनेगा। द सेम रेशियो विल बी फॉलोड। यहाँ पे अगर हम 0.4 मोल एल्यूमिनियम लेते हैं तो वो 0.3 मोल एल्यूमिनियम यूज़ करेगा और 0.2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा इसी रेशियो से। अब अगर इस 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो मीन्स के 2 मोल एल्यूमिनियम। अब इसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो ये 3b डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो उसके लिए 1.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। और इधर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2 है तो वो 2b 2 पे डिवाइड हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो वहीं रेशियो फॉलो होगी, उसमें कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं आएगा। चाहे रिएक्टेंट्स को डिवाइड करना हो, प्रोडक्ट्स को डिवाइड करना हो, किसी को भी डिवाइड करना हो, you will have to follow the same ratio. Mole and mole and heat, mole and enthalpy, mole and heat capacity. First of all, heat की तरफ आते हैं। Heat, total kinetic energy of molecule in a body is heat. It is total kinetic energy. अब यहाँ पे हम सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ये है फ्यूजन।
लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है हीट करने से तो ये है वेपोराइजेशन। एवापोरेशन भी है, लेकिन एवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। यहाँ पे हम हीट मालूम करना चाहते हैं तो फिर वेपोराइजेशन कहलाएगा, और वेपोराइजेशन टेक प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट ओनली। गैस अगर हम कूल डाउन करेंगे तो लिक्विड बनता है, दिस इज़ कंडेंसेशन। और लिक्विड को कूल डाउन किया जाए तो वो सॉलिड बन जाता है, दिस इज़ फ्रीजिंग। कुछ सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। और वहीं सॉलिड का बना हुआ गैस वापस डायरेक्टली सॉलिड बन सकता है, दैट इज़ नोन एज डिपोजिशन। अच्छा, अब यहाँ पे लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, सो दिस प्रोसेस जो सारा हो रहा है फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज़ एंडोथर्मिक। हीट एब्जॉर्ब होगा, और जो प्रोसेस गैस से लेके सॉलिड की तरफ हो रहा है ये प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब होगा जिस प्रोसेस में, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज़ होगा जिस प्रोसेस में। अब अगर हम 1 मोल सॉलिड लें और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो तो फिर मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेल्टा H नॉट F से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर वेपोराइज हो रहा है तो फिर मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर 1 मोल सॉलिड हो, डेल्टा H नॉट V से रिप्रेजेंट होता है। और सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। 1 मोल सॉलिड सब्लाइम हो रहा है, दैट इज़ डेल्टा H नॉट SUB सब्लिमेशन। अब इनसे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे कि एक सॉलिड सब्लाइम हुआ या एवापोरेट हुआ तो उसका फ्यूजन मालूम करें, कुछ भी मालूम करें, तो इन तीनों में रिलेशन अब ये होगा कि जो डेल्टा H नॉट ऑफ सब्लिमेशन है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा H नॉट ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा H नॉट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये रिलेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें से अगर 2 वैल्यू दी गई हैं तो तीसरी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। तो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन फॉर 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी गुंजाइश, एक सब्सटेंस में हीट जज़ब करने की कितनी गुंजाइश है, कितनी जगह मौजूद है। तो वो हम प्रॉपर कैसे मालूम करते हैं, वो सब्सटेंस हम लेंगे और उसको गर्म करना शुरू करेंगे और राइज इन टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए या 1 केल्विन हो जाए
तो वो कहलाएगी हीट कैपेसिटी उस सब्सटेंस की। अब सब्सटेंस का अमाउंट, तो इस हीट कैपेसिटी को एक कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरी मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अब हम उसका अमाउंट 1 ग्राम लेंगे, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, and heat absorbed to rise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। मोलर हीट कैपेसिटी में अब हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जिक्र करेंगे। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू राइज द टेम्परेचर राइज by 1 degree Celsius और 1 Kelvin। तो मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फ़र्क, ये मास में और स्पेसिफाइड 1 ग्राम, और यहाँ पे मोलर मास तो 1 मोल जो सब्सटेंस होगा। दोनों के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होंगे स्पेसिफिक हीट के लिए जूल्स पर ग्राम पर सेल्सियस या पर केल्विन, इसके लिए इस्तेमाल होगा जूल्स पर मोल पर केल्विन या पर सेल्सियस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वाटर है और 1 ग्राम पानी की हम स्पेसिफिक हीट मालूम करना चाहें तो वो हमें मिल जाएगी 4.184 जूल पर ग्राम पर केल्विन, यानी इतनी जूल एनर्जी 1 ग्राम पानी एब्जॉर्ब करेगा, या उसमें इतनी हीट की कैपेसिटी गुंजाइश मौजूद है। अब इसी को मोल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, या 1 मोल में 18 ग्राम पानी है तो 18 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई करें 18 से, तो वो हो जाएगा उसकी मोलर हीट कैपेसिटी 4.184 multiplied 18, because 1 mole of water is 18 ग्राम, तो ये हमें मिल जाएगा 75.24 जूल्स पर मोल पर केल्विन। मोल एंड गैस वॉल्यूम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP, टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर या होगा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये कंडीशन अगर हैं तो एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक 1 मोल ऑफ ए गैस, 1 मोल गैस occupies 22.4 cubic decimeter of volume, और इसको कहा जाता है मोलर गैस वॉल्यूम। मोलर गैस वॉल्यूम that is 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल, यानी 1 मोल गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। कोई भी गैस हो, बस कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाले होने चाहिए। अगर ये रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, यहाँ पे दिस पॉइंट टू बी नोटेड, अगर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है
RTP। टेम्परेचर RTP पे होता है तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है 1 ATM का। तो इस कंडीशन पे अगर 1 मोल गैस है वो ऑक्यूपाई करेगा 24 क्यूबिक डेसीमीटर। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो 0 से टेम्परेचर बढ़ गया 25 तक या 298 केल्विन में आप उसको ले सकते हो, तो वॉल्यूम भी बढ़ा 22.4 से 24। तो अब यहाँ पे जो मोलर गैस वॉल्यूम है RTP पे, तो वो 24 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल। तो ये एक और पॉइंट यहाँ से जो याद रखना है। अब इसी से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें मालूम कर सकते हैं। रिलेशन अब हमें ये मिलेगा कि इससे वॉल्यूम दिया गया हो तो गैस के मोल्स मालूम किए जा सकते हैं, मोल से फिर हम मास मालूम कर सकते हैं, एट्सेट्रा। Find moles of a gas having volume of 15 cubic decimeter 8 STP। तो आप लिख दें कि 15 cubic decimeter divided by 1 multiplied। अब यहाँ पे रिलेशन हमें लिखना होगा कि मोल और वॉल्यूम का STP पे क्या रिलेशन है। आपने DM क्यूब नीचे लिखना होगा वॉल्यूम, ताकि इस वॉल्यूम के साथ वो कैंसिल हो जाए। तो वी नो दैट 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वॉल्यूम। अब जाके सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है। DM क्यूब से ख़त्म हुआ एंड हमें मिल रहा है कि 15 मोल डिवाइडेड बाय 22.4। ये डिवाइड होके वी विल गेट द आंसर। आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर। 0.67 मोल्स ये आ जाएगा इसका आंसर। अब अगर यहाँ पे RTP लिखा होता तो हम इधर अब 24 DM क्यूब इस्तेमाल करते। चूँकि STP है तो इस वजह से 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर हमने इस्तेमाल किया। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ मीथेन गैस हैविंग वॉल्यूम ऑफ 10 क्यूबिक सेंटीमीटर 8 RTP। ऊपर क्वेश्चन से मुकम्मल चेंज डेटा है, लेकिन वेरी सिंपल। आते हैं इसको सॉल्व करने। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर गैस वॉल्यूम। मोलर गैस वॉल्यूम RTP दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है आपने उसके सेम यूनिट्स इस्तेमाल करने होंगे। क्यूबिक सेंटीमीटर है तो नीचे भी क्यूबिक सेंटीमीटर इस्तेमाल करना होगा, क्यूबिक डेसीमीटर है तो नीचे भी क्यूबिक डेसीमीटर ही इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अब हम वॉल्यूम दिया है क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000 ये हमें मिल जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर। 0 के साथ कैंसिल हुआ, 0 के लिए 1 लगा, दूसरे 0 के लिए 0 और 1 के लिए पॉइंट, तो 0.01 क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ नाउ वी नो दैट मोल्स फाइंड करने के लिए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, और अब मोलर गैस वॉल्यूम तो वो हमारे पास RTP दिया गया है
तो RTP जो है वो 24 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल। मोलर मास मल्टीप्लाई कर दें लेफ़्ट से भी और राइट भी, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग मास इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 24 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल मल्टीप्लाइड मोलर मास। अब इसमें वैल्यूज़ लगा दें। गिवन वॉल्यूम जो है तो वो हो रहा है 0.01 क्यूबिक डेसीमीटर डिवाइडेड बाय 24 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल, और मोलर मास ऑफ मीथेन दिस इज CH4, 16 फॉर कार्बन एंड 4 फॉर 4 हाइड्रोजन्स बिकम 12, तो ये 16 ग्राम पर मोल। चूँकि मुझे 16 याद है डायरेक्ट, इस वजह से मैंने 16 लिखा। ओके, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। नाउ अगर देख सकते हो तो मोल के साथ ख़त्म होगा क्यूबिक डेसीमीटर से, एंड द रिमेनिंग इज़ मास इज इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड 16 और ग्राम यूनिट रह जाएगा। कैलकुलेटर यूज़ करने से आंसर मिलेगा 0.0066 ग्राम। सो दिस इज़ द आंसर इन ग्राम्स। तो इस तरह से हम मास ऑफ मोल्स ऑफ गैस गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस भी मालूम कर सकते हैं। जस्ट हमने इसी रिलेशन को आगे पीछे करना होगा। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एग्जांपल में देखें, कह रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ HCl गैस 8 RTP, और हमें बैलेंस्ड इक्वेशन दिया गया है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोल जो रेशियो है वो फाइंड करें, और फिर मोलर रेशियो से वॉल्यूम इजीली फाइंड हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस एंड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ HCl। अब 1 मोल कोई भी गैस RTP पे हो तो वो 24 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो 1 मोल हाइड्रोजन 24 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 मोल क्लोरीन 24 क्यूबिक डेसीमीटर, और प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल HCl, तो मीन्स के वॉल्यूम डबल प्रोड्यूस होगा। सो वी विल हैव 48 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ HCl। अब वो कह रहे हैं कि अगर 10 क्यूबिक डेसीमीटर हो HCl का वॉल्यूम, तो उसके लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा। तो इसी रेशियो को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में। तो लिख दें कि 10 क्यूबिक डेसीमीटर HCl डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड, अब यहाँ पे रेशियो लिख दें इक्वेशन से। स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन में है, ये मैं लगा देता हूँ, नीचे हमने HCl को लिखना होगा, ऊपर हमने हाइड्रोजन को लिखना होगा, ताकि HCl से फिर कैंसिल हो जाए। तो अब यहाँ पे रिलेशन हमें ये मिल रहा है कि 48 क्यूबिक डेसीमीटर HCl is produced by 24 cubic decimeter of hydrogen, 24 cubic decimeter of hydrogen। अब ये सॉल्व हो जाएगा। क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ HCl, क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ HCl, रिमेनिंग जो है वो है 10 मल्टीप्लाइड
24 डिवाइडेड बाय 48 और क्यूबिक डेसीमीटर उसका यूनिट रह जाएगा ऑफ हाइड्रोजन। डिवीज़न करने से हमें मिल जाएगा 24 एकम 24, 24 दुने 48 एंड 2 एकम 2, 2 पाँचे 10। So we are getting 5 cubic decimeter of hydrogen 8 RTP। तो मोल और वॉल्यूम के रिलेशन से हम ये डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर, मास से आप ये नहीं कर सकते। मोल रेशो और वॉल्यूम रेशो वो हम यूज़ कर सकते हैं। आप मास रेशो यूज़ नहीं कर सकते कि 1 मोल 1 ग्राम हाइड्रोजन से 2 ग्राम HCl ही बनेगा। नो, उसमें फ़र्क ज़रूर आपको मिलेगा। जबकि मोल रेशो हो, वॉल्यूम, तो दोनों को आप यहाँ डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। पॉइंट तो अब याद ही रहेगा कि 1 मोल जो भी सब्सटेंस होगा उसमें 6.023 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। वो सब्सटेंस जिन पार्टिकल से बना हुआ है। तो अब अगर कहा जाए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो रिमेंबर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर कहा जाए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन मास कितना होगा, तो इसको अब सॉल्व करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए और उस मास को फिर हम एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमें मिल जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। ये है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास अब कितना हो जाएगा? रिमेंबर कि ये ग्राम में भी दिया जा सकता है, मिलीग्राम में भी दिया जा सकता है। तो इसको किलोग्राम में जब हम कन्वर्ट करेंगे, यूज़ करेंगे इधर ही, तो 9.1 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम एक इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाइड एवोगेड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पावर 23। ये मल्टीप्लाई होके हमें मिल जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 9.1 और 6.02 को मल्टीप्लाई करके हमें इसका मास मिल जाएगा 54.8। अब यहाँ पे 10 पावर -31 10 पावर 23, तो 31 से 23 माइनस हो जाएगा और हमें पावर माइनस ही में मिलेगा, क्योंकि ये 31 ज़्यादा है माइनस पावर फॉर्म में। -8 किलोग्राम, ये ग्राम में इसका मास, किलोग्राम में इसका मास हुआ। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो 54.8 इंटू 10 पावर -8 इंटू 10 पावर 3, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा 54.8 इंटू 10 पावर -5 ग्राम्स। एक्सपोनेंशियल नोटेशन है तो 5.48 हो जाएगा इंटू 10 पावर, पॉइंट लेफ़्ट की तरफ चला तो ये हिस्सा इंक्रीज़ हो जाएगा -4 ग्राम। मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में 0.0055 या 54 ग्राम। सो दिस इज़ दी मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। अब अगेन आपने जहन में लाना होगा कि 1 मोल जो भी सब्सटेंस है उसमें 6.023 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज़ एवोगेड्रो नंबर। ये रट्टा लगा के याद हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ 1 electron has 1.602 into 10 power -19 coulombs of charge। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? तो ये हुआ 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन
1.602 into 10 power minus 19 coulombs multiplied Avogadro number 6.023 into 10 power 23. ये सब मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 96,500 कूलम्स, और ये यूनिट है 1 फेराडे का, इक्वल टू 1 फेराडे। 96,500 कूलम, राउंड ऑफ करके बस आप इस तरह से याद रखें, 96,500 कूलम is charge on 1 mole of electrons. Electrons in 1 mole of H2O. First of all, 1 mole of H2O, water, has 6.023 into 10 power 23 molecules. Second, 1 molecule of H2O, here is 1 molecule of water has कितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन में मौजूद हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम में मौजूद हैं। तो एक H2O में टोटल, एक H2O मॉलिक्यूल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब 1 मोल H2O में, दिस इज़ 1 मोल H2O, it has 6.023 into 10 power 23 molecules, और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो के यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आपको मिल जाएंगे 6.023 into 10 power 1023, 10 power 1 becomes 1024 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। या मज़ीद सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो कि 1 मोल H2O इज़ इक्वल टू 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 10 मोल इलेक्ट्रॉन एक मोल H2O मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जब सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनाएं तो वो प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, वेरी सिंपल एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से समझ लें कि वाटर जब प्योर हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर हम इसी पानी में 1 मोलाल सॉल्यूशन बनाएं, यानी 1 मोल इसमें आप ग्लूकोज हल कर दें, वहीं 1 किलोग्राम पानी, ये सॉल्यूशन बनाया। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हो जाएगा 100.52 डिग्री सेल्सियस। फिर अगर हम ये करें कि इसी पानी में एक और सॉल्यूशन बनाएं जिसमें हम 1 मोल यूरिया डालते हैं, वहीं 1 किलोग्राम पानी, और इसमें इसका सॉल्यूशन बनाएं, तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100.52 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन अगर हम इसी पानी में अब 2 मोल ग्लूकोज डाल दें, 2 मोलल सॉल्यूशन बनाएं, तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 101.04 डिग्री सेल्सियस। अगर शुगर या यूरिया हम 2 मोल डाल दें तो वो भी हो जाएगा 101.04 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम देखें 1 मोल से जब 2 मोल हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हुआ। यूरिया भी 1 मोल से जब 2 मोल हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हुआ। यानी ग्लूकोज और यूरिया दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन चूंकि दोनों 1 मोल हैं तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट में वो जो चेंज ला रहे हैं वो भी एक जैसा है। तो इस किस्म के प्रॉपर्टीज़ को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है।
जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। सॉल्यूट पार्टिकल्स मीन कि इस सॉल्यूशन में भी 1 एवोगेड्रो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, इस सॉल्यूशन में 1 एवोगेड्रो नंबर ऑफ यूरिया के मॉलिक्यूल हैं। तो दोनों 1 एवोगेड्रो नंबर हैं, तो इस वजह से दोनों में चेंज भी सेम आ रहा है। जब हमने 2 मोल किए यानी 2 एवोगेड्रो नंबर पार्टिकल हुए ग्लूकोज के भी और 2 एवोगेड्रो नंबर पार्टिकल हुए यूरिया के भी, तो दोनों में फिर से चेंज एक जैसे आ रहा है। तो अब ये नेचर पे डिपेंड नहीं करें कि ग्लूकोज है चेंज आएगा, यूरिया है तो चेंज ज़्यादा आएगा या चेंज कम आएगा या चेंज नहीं आएगा। नो, इस पे डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, मोल पे डिपेंड कर रहे हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक कहलाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। तीसरा जो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम हो जाना। और तीसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नॉट अपॉन देयर नेचर। अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी चेंज in that boiling point delta TB is equal to KB into molality, या हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू KB into मोलालिटी। डेफिनेशन है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो जितने आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता जाएगा। और के बी कहलाता है मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जो हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा और उसका अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम होगा। यानी डेल्टा टी एफ जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है इज़ इक्वल टू के एफ इनटू मोलालिटी। अगेन मोलालिटी की वैल्यू लगाओगे तो डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ इनटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो अगेन जितने आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाओगे फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही कम होता जाएगा, यानी उसमें डिप्रेशन भी ज़्यादा आएगा। और के एफ कहलाता है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। यानी ऊपर हमने बॉइलिंग पॉइंट के एग्जांपल समझा। अब अगर पानी है तो प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ होता है, लेकिन अगर इसमें 1 मोल आपने सॉल्यूट डाला होगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट -1.86 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, 0 से नीचे आके -1.86 हुआ। अगर आप 2 मोल डालोगे तो ये फ्रीजिंग पॉइंट डबल कम हो जाएगा एंड सो ऑन। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर उसका सॉल्यूशन है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है डेल्टा पी इज इक्वल टू P0 x2,
यानी डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, वेपर प्रेशर यानी कितना लो हुआ, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एंड x2 इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। जितना उसमें आप सॉल्यूट ज़्यादा डालते जाओगे लो वेपर प्रेशर भी उतना ही लो होता जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिपेंड करता है कंसंट्रेशन यानी उस पे, पाई इज़ इक्वल टू सी आर टी। इससे इसको डिनोट किया जाता है C for concentration, R general gas constant, and T is the temperature. और pi is equal to N moles of solute RT divided by V, यानी volume of the solution. तो अगेन मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाते जाओगे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। So these are colligative properties related to moles. Mole and energy, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जब हम डिराइव करते हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -2.18 into 10 power -18 divided by n square जूल पर एटम। n रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट कि वो किस ऑर्बिट में है। तो किसी भी ऑर्बिट में उसकी वैल्यू लगा दें, स्क्वायर लें और 2.18 into 10 power -18 जूल पर एटम इस पर डिवाइड करें। सो यू विल गेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम है तो फिर एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू z² डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू -2.18 इंटू 10 पावर -18 जूल पर एटम। अब यहाँ पे उस एटम का एटॉमिक नंबर का स्क्वायर लगा देना होगा और n स्क्वायर उस ऑर्बिट का स्क्वायर जिसमें इलेक्ट्रॉन की हम एनर्जी मालूम करना चाहते हैं, तो ये जूल पर एटम। अब अमूमन हम मोल्स अपनी कैलकुलेशन में लेते हैं, तो इसी एनर्जी को मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने सीखा कि कोई भी चीज़ मोल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये एनर्जी 10 पावर -18 जूल पर एटम, इसको जब हम एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पावर 23 इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये एनर्जी अब मोल में मिल जाएगी 1312,360 और फिर वहीं z² डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, सॉरी नेगेटिव साइन नहीं बोलना, n²। अब ये हो जाएगा जूल पर एटम, सॉरी जूल पर मोल, दिस इज़ जूल पर मोल। और अब हम ज़्यादातर किलो जूल में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए जूल को 1000 पे डिवाइड कर दें तो -1312,360 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी -1312.36 z² डिवाइडेड बाय n² इंटू किलो जूल पर मोल। तो ये था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोल या मोल और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन वेव पैकेट होता है या कार्पसल्स होते हैं एनर्जी के
जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी ट्रांजिशन करता है फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, तो ये फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, यानी एनर्जी पैकेट एब्जॉर्ब करेगा, या फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट तो फिर एक एनर्जी पैकेट रिलीज़ करेगा। उस एनर्जी की पैकेट प्लांक क्वांटम थ्योरी, उसकी मदद से एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज़ प्लांक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, उसको प्लांक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट एनर्जी ऑफ दैट फोटोन। अगर फ्रीक्वेंसी की बजाय हमें वेवलेंथ दिया गया होगा तो देन E इज़ इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू सी बाय लेमडा। अब यहाँ पे वेवलेंथ वैल्यू हम लगाएंगे, c जो है इट इज़ स्पीड ऑफ लाइट, प्लांक्स कांस्टेंट, और हमें मिल जाएगी एनर्जी ऑफ दैट फोटोन। अब अगर हमें वेव नंबर दिया गया हो फोटोन का, तो E इक्वल्स एच सी वी बार। वी बार रिप्रेजेंट करता है वेव नंबर एंड वी बार इक्वल्स टू 1/लेमडा। तो इस तरह से हम फोटोन की फ्रीक्वेंसी, फोटोन का वेवलेंथ, फोटोन का वेव नंबर इस्तेमाल करके उसकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इन सब में अगर हमसे मोल में इसकी वैल्यू मालूम करनी हो तो सारे इक्वेशन में नथिंग न्यू, इसकी आंसर को भी एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन मोल्स। यहाँ भी एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से भी एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो h है प्लांक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 6.64 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। दूसरी तरफ जो स्पीड ऑफ लाइट है c, वो कांस्टेंट है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और एवोगेड्रो नंबर वो हमें मिल रहा है 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो अब हम यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट और एवोगेड्रो नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो उससे आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, जस्ट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करना होगा। फिर प्लांक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट और एवोगेड्रो नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो उससे एक कांस्टेंट मिलेगा, वेवलेंथ पे डिवाइड करना होगा, और इधर प्लांक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और एवोगेड्रो नंबर मल्टीप्लाई करोगे और फिर वेव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मोल में आपको उस फोटोन की एनर्जी मिल जाएगी। तो अगेन किसी भी चीज़ को मोल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। Mole and concentration, one of the most popular unit used for the concentration। तो मोल और कंसंट्रेशन अब हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक मेथड है मोलैरिटी, नेक्स्ट वन इज मोलालिटी, एंड द थर्ड वन इज मोल फ्रैक्शन। इन तीनों में मोल कंसंट्रेशन में इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको पहचानते हैं कि मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी, और साथ में फिर मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट होता है और इसमें है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी की तरफ आते हैं, स्मॉल m से डिनोट होता है एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। रिमेंबर सॉल्वेंट और इधर सॉल्यूशन, इधर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट और मोलैरिटी में लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय x, तो इसमें मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स,
यानी जितने कंपोनेंट आपने इस्तेमाल किए हैं उन सब के मोल्स आपस में आप सम अप कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो इस तरह इसमें मोल कंसंट्रेशन यूनिट में इसमें इस्तेमाल होता है। यहाँ पर याद रखें कि मोलैरिटी जो है इसका यूनिट है मोल पर लीटर, या इस्तेमाल कर सकते हो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, या शॉर्टकट मोलर कैपिटल एम सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो। मोलैरिटी में हो जाएंगे मोल्स पर किलोग्राम, दिस इज मोल्स पर किलोग्राम, और इसको स्मॉल एम उसके साथ लिखा जाता है विच मीन्स मोलल सॉल्यूशन। और जो मोल फ्रैक्शन है इट इज़ यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं बनता क्योंकि ऊपर मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो उनकी रेशो है, तो इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं बचता। अब कुछ प्रॉब्लम इस पे प्रैक्टिस करते हैं। Find the molarity of 20 gram of sodium hydroxide dissolved in 500 cubic centimeter of aqueous solution. First of all, molarity find करना है, so capital M to be calculated. 20 gram of sodium hydroxide means that this is mass of solute. Mass of solute is equal to 20 gram. Dissolved in 500 cubic centimeter of aqueous solution. So this is volume of solution जो दिया गया है, that is 500 cubic centimeter. अब अगर हम मोलैरिटी को देखें तो मोलैरिटी का फार्मूला ये था कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन जो डेटा है उसमें हमें मोल्स नहीं दिए गए और ना ही हमें क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, तो हमने जो मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है उसको मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको लीटर में या क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मोल्स के जो हम फाइंड करते हैं उसके लिए रिलेशन ये है कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास जो है वो 20 दिया गया है और मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सो इस NaOH 23 फॉर सोडियम, 16 फॉर ऑक्सीजन और 1 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कुल मिला के 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा। सो वी आर, ये हुआ 20 ग्राम, ये हुआ 40 ग्राम पर मोल। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हुआ, मोल यह हो जाएगा 0.5 मोल। So we got the moles of solute. Now convert volume of solution into liter. तो remember cubic centimeter, इसको 1000 पे डिवाइड करोगे you will get this in cubic decimeter या लीटर, तो ये हो जाएगा 0.05/10 हुआ, और यहाँ पे हो जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर। फर्दर डिवाइड करेंगे we will get 0.5 cubic decimeter या liter, because 1 cubic decimeter is equal to 1 liter. Now we got both the required values. Putting them in the equation, we will get moles of solute 0.5 moles and divided by cubic decimeter of solution is 0.5 cubic decimeter. Answer becomes 1 mole per cubic decimeter, or you can call it 1 molar solution.
Next example. Find molality of 60 gram of glucose dissolved in 500 gram of water. ओके मोलैलिटी हमने फाइंड करना है. मास ऑफ सॉल्यूट यानी दैट इज़ ग्लूकोज वो दिया गया है 60 ग्राम एंड जो मास ऑफ सॉल्वेंट है सॉल्यूशन नहीं किया गया डायरेक्ट वाटर दिया गया है सो दैट इज़ 500 ग्राम. अब अगर हम मोलैलिटी को देखें तो मोलैलिटी में ये था कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. तो हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने हैं और किलोग्राम फिर जाके यहाँ पे ऐड करने होंगे. तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 60 ग्राम. तो अगेन मोल्स फाइंड करने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. Given mass is 60 gram and molar mass of glucose, this is C6H12O6. Atomic mass of carbon is 12 times 6 plus 12 for 12 hydrogen and 16 multiplied 6. Total हो जाएगा 12 चक 72, 12 और प्लस 16 चक 96. You will get 180 ग्राम पर मोल. तो ये हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल. इनकी डिवीज़न करने से हमें मोल्स मिल जाएंगे 0 0 के साथ, ग्राम ग्राम के साथ, 6 कम 6 और 3 छकी 18. सो 1/3 ग्राम, सॉरी नॉट ओनली मोल्स, 1/3 mole is equal to 0.33 मोल हो जाएगा. 0.33 मोल हमें मिले. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. 500 ग्राम सॉल्वेंट दिया गया है. 1000 पर डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट 8 इंटू द किलोग्राम. 0 0 के साथ कैंसिल हुआ. 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो 0.5 किलोग्राम. अब जाके हमें दोनों वैल्यूज़ मिल गई हैं. पुटिंग दैम इन द फार्मूला. सो 0.33 मोल ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 0.5 kilogram of the solvent becomes, used calculator, तो 0.66 moles per kg. This is the molality of this solution. Next example on mole fraction. Find mole fraction of each component in the mixture of 5 mole acetic acid and 8 mole of water. तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड XA हो जाएगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो XW ये फाइंड करना है. अच्छा, मोल फ्रैक्शन जो फार्मूला है तो एसिटिक एसिड के लिए ये हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड divided by total number of moles, means के moles of acetic acid plus moles of water. Putting the values, so we are getting moles of acetic acid, the 5 mole divided by total moles, so total moles of acetic acid 5 plus moles of water is 8. We will get 5 divided by 13 and the answer will be 0.38 something. अच्छा, मोल क्योंकि नीचे भी मोल्स हैं ऊपर मोल्स, सो वी विल गेट नो यूनिट, सो इट इज़ यूनिटलेस. नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, दैट इज XW is equal to moles of water, that is NW divided by total moles, moles of acetic acid, moles of water. We are getting moles of water 8 divided by
total moles 5 plus 8, 8 by 13, and after division 0.61. Again there is no unit. एक और चीज़ याद रखें कि जितनी भी मोल फ्रैक्शंस हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इनको आपस में प्लस करोगे यू विल गेट 1, ऑलवेज यहाँ से 1 आएगा। तो अगर हम एसिटिक एसिड 0.38 प्लस जो वाटर है 0.61, अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट 1। चाहे 3 कंपोनेंट हो, 4 कंपोनेंट हो, सबका जो सम होगा ऑफ द मोल फ्रैक्शंस वो 1 के बराबर आएगा। तो मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, इसी किस्म के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बस उसमें आपने उन डेटा को फार्मूला के मुताबिक बना देना होगा, यानी वो हमेशा मास देंगे या ग्राम देंगे, तो आपने उसको सॉल्वेंट किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा और मोल्स ऑफ सॉल्यूट में यूज़ करना होगा। इसके अलावा ये एक दूसरे में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, तो एक वीडियो मौजूद है, वहाँ से आप इनकी मज़ीद इंटरचेंज स्टडी कर सकते हो कि हम मोलैलिटी से मोलैरिटी कैसे बनाएंगे, मोलैरिटी से मोलैलिटी कैसे बनाएंगे, एंड वाइस वर्सा।